अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आज से तकरीबन 4600 साल पहले इंसानों के हाथों से 147 मीटर ऊंचा पत्थरों से बना हुआ यह पिरामिड आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। और इसको देखने के बाद कुछ सवाल ज़हन में आते हैं। इन 4600 सालों में ज़लज़ले भी आते रहे, तूफ़ान भी आते रहे, और ये कैसे पॉसिबल हुआ कि अभी तक ये पिरामिड खड़े हैं। और इन पिरामिड को किस तरह बनाया गया था, क्योंकि ना तो उसके कोई बुलडोज़र थे, ना कोई क्रेनें थी, और ना कोई इस तरह की भारी काम करने वाली मशीनरी थी। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इन पिरामिड की चारों साइडें कार्डिनल डायरेक्शन के बिल्कुल मुताबिक हो, क्योंकि उस वक्त ना कोई कंपास थी और ना कोई इस तरह का टूल था जिससे ये मुहैया किया जा सके कि कौन सी डायरेक्शन सही है। और सबसे बड़ी बात कि इन पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था। इन सब चीज़ों की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जब हिस्टोरियन ने पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश की तो उनको अंदर से क्या मिला। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को हम थोड़ा नक्शे पे समझ लेते हैं। मिस्र कॉन्टिनेंट अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में देखने को मिलता है। मिस्र के साउथ में सूडान, वेस्ट में लीबिया, नॉर्थ ईस्ट में गिज़ा स्ट्रिप और इसराइल का बॉर्डर पाए जाते हैं, और इसका ईस्टर्न बॉर्डर रेड सी के साथ मिलता है। ये पिरामिड गिज़ा सिटी के अंदर पाए जाते हैं। गिज़ा सिटी मिस्र के आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है, जो कि कायरो के साथ मिलता है। कायरो मिस्र का कैपिटल सिटी माना जाता है, और कायरो आबादी के लिहाज से मिस्र का सबसे बड़ा शहर है। गिज़ा और कायरो दोनों सिटी आपस में मिलते हैं। अगर हम गिज़ा और कायरो दोनों शहरों में चंद तारीखी मकामात की बात करें तो इजिप्शियन म्यूज़ियम इन कायरो, कायरो टावर, कायरो ओपेरा हाउस, किला सलाहुद्दीन अय्यूबी, दी हैंगिंग चर्च, प्रिंस मोहम्मद अली पैलेस, मॉस्क मोहम्मद अली, अमर इब्न आस मस्जिद, द कैप्टिक म्यूज़ियम, दरिया नील और ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा शामिल है। चलिए हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा दरिया नील के किनारे पर है, लेकिन अगर हम इसके साथ देखें तो दो और पिरामिड पाए जाते हैं इस पिरामिड के साथ। द ग्रेट पिरामिड का नाम कुफू है, जो कि सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। इसके साथ वाले पिरामिड का नाम काफ्रे है, जो कि दूसरा बड़ा पिरामिड माना जाता है। और इनके साथ तीसरे पिरामिड का नाम मेनकोरे है, जो कि बाकी दो पिरामिड से छोटा है। हम पहले बात करते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की, जिसको कुफू के नाम से जाना जाता है। ये पिरामिड सबसे पुराना पिरामिड है, जो कि उस वक्त मिस्र के बादशाह कुफू के लिए बनाया गया था। कुफू के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि वो सेकंड किंग थे फोर्थ डायनेस्टी के। इस पिरामिड की ओरिजिनल हाइट 481 फीट थी, लेकिन कुछ मौसम की तब्दीलियों की वजह से इसकी टॉप खराब हो गई और इस वक्त इसकी असल हाइट 450 फीट है। अगर हम इस पिरामिड की बेस की बात करें तो इस पिरामिड की हर साइड की लेंथ 455 फीट है, जबकि इसके साथ वाले पिरामिड काफरे की हाइट 471 फीट है। अगर हम काफरे की बेस लेंथ की बात करें तो हर साइड की लेंथ 760 फीट है। और ये पिरामिड कुफू के बेटे काफरे के लिए बनाया गया था, जो कि फोर्थ किंग थे फोर्थ डायनेस्टी के। अगर हम मेनकरे पिरामिड की बात करें तो ये मेनकरे किंग के लिए बनाया गया था, जो कि पांचवें किंग थे फोर्थ डायनेस्टी के। इस पिरामिड की हाइट 218 फीट बताई जाती है, और अगर बेस की बात करें तो हर एक की लेंथ 356 फीट है। इन तीन पिरामिड के अलावा छोटे बड़े 115 पिरामिड और भी बताए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो पिरामिड खत्म हो गए और बाकी ये तीन पिरामिड ही बचते हैं जो साइज में सबसे बड़े थे और अभी तक खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि 4600 साल पहले किस तरह इन पत्थरों को लाया गया और किस तरह ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जबकि इस पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले हर एक पत्थर का वजन 2 से 2.5 टन बताया जाता है, और इस तरह के पत्थर तकरीबन 23 लाख इस्तेमाल किए गए, जबकि इन टोटल पत्थरों का वजन 5.75 टन बताया जाता है। और किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि इतने बड़े पत्थरों को इतना एक्यूरेट काटा जाए, जबकि उस वक्त कोई मशीनरी का नाम नहीं था, और ये काम सिर्फ 20 साल में मुकम्मल कर लिया गया। इसमें मुख्तलिफ हिस्टोरियन की तरफ से मुख्तलिफ राय दी जाती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इन पिरामिड को बनाने के लिए बहुत ही ताकतवर इंसानों से मदद ली गई हो, जो कि इन भारी पत्थरों को उठाकर ऊपर रखते जाएं। या फिर एक और तरीका हिस्टोरियन की तरफ से बताया जाता है कि लेवरेज एंड काउंटर वेट का इस्तेमाल किया गया हो। इस तरीके के जरिए एक एक पत्थर को उठाकर अगले स्टेप के ऊपर रखा जाता हो और फिर उससे उठाकर ऊपर वाले स्टेप के ऊपर रखा जाता हो। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि इस तरीके के जरिए एक स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा किया जाए। एक और तरीका है कि जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है, और इस तरीके में इस तरह हुआ होगा कि एक स्लोप बना दी गई हो और स्लोप कम रखी गई हो। जिस तरह पिरामिड की हाइट ऊपर जाती गई हो, स्लोप को पीछे लेके जाते गए होंगे। ये तरीका इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि कुछ एविडेंस मिलते हैं इसके रिलेटेड। हिस्टोरियन का मानना है कि इस तरह पॉसिबल है कि पत्थरों को इस स्लोप के जरिए ऊपर लेके जाया गया होगा, और इन पत्थरों के नीचे रेत और पानी का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि एक सर्टन लेवल तक पानी रेत के अंदर मिक्स कर दिया गया हो तो एक चिकनाहट बन जाती है, जिससे एक पत्थर को घसीटने में आसानी पैदा हो जाती है। पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को आसपास और ज़्यादा से ज़्यादा 800 किलोमीटर दूर से लाया गया है, जिसमें लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और पाउडर के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। इन पत्थरों को इतना एक्यूरेट काटने के लिए चीज़ल का इस्तेमाल किया गया होगा,
क्योंकि उस वक्त कापर एक मशहूर धात मानी जाती थी पत्थरों को काटने के लिए। चीज़ल बाद का अभी छोटे बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी चीज़ल का लोग इस्तेमाल करके पत्थर को काटते हैं। यही एक बेहतर तरीका माना जाता है कि उस वक्त पत्थरों को इस तरीके से काटा गया होगा कि चीज़ल के ऊपर चोट लगाते होंगे और साथ पानी डालते होंगे, जिससे एक प्रिसाइज शेप मिल जाती है। और इन पत्थरों को काटकर कश्तियों के ज़रिए दरिया नील से होते हुए पिरामिड के किनारे इन पत्थरों को लाया जाता था और वहीं से इन पत्थरों को घसीट कर पिरामिड के पास लाया जाता था। इन पिरामिड को मुकम्मल करने के बाद इन पिरामिड के ऊपर एक लेयर चढ़ाई गई थी जो कि सूरज की छाँव से चमकती थी। लेकिन कुफू और मनकरे की तो ऊपर वाली सतह खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये काफरे के टॉप पर ये लेयर देखने को मिलती है। इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 20 साल में मुकम्मल कर लिया गया और इस काम को करने के लिए तकरीबन 1 लाख के करीब लोग मौजूद थे, जिसमें कुछ लोग इसके ऊपर परमानेंट काम कर रहे थे और कुछ लोग अपना खेती बाड़ी का काम खत्म करके मदद करने के लिए आ जाते थे। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट को लेकर। अगर हम इस पिरामिड की डिज़ाइन की बात करें तो इसकी चारों साइडें कार्डिनल डायरेक्शन के बिल्कुल मुताबिक है, मतलब कि इसकी चारों साइडें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ अलाइन है और जिसमें सिर्फ 1 डिग्री का फ़र्क है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस ज़माने में ना कोई कंपास थी, ना कोई इस तरह का और कोई टूल था कि जिससे ये तयन किया जा सके कि कौन सी डायरेक्शन सही है। तो रिसर्च के बाद ये पता चला कि इजिप्शियनों ने आटोन इकोनॉमिक्स थ्योरी का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसके मुताबिक ज़मीन पर रात और दिन एक जैसे हो जाते हैं, तो किसी चीज़ का साया बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, जिससे कार्डिनल डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि इतना एग्जैक्टली कार्डिनल डायरेक्शन से अलाइन होना कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। इसमें एक और थ्योरी भी बताई जाती है कि तीनों पिरामिड की जो टॉप है वो ओरिएंट बेल्ट के सितारों से लाइंड है। कहा जाता है कि उस वक्त के मिस्रियों ने अपने इल्म की बिना पर ऐसा पॉसिबल बनाया, लेकिन कुछ आर्कोलॉजिस्ट इस चीज़ को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाकी बात हो सकती है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं था। टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि इतना मजबूत स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत थी, जिसके ऊपर इतनी एफर्ट लगी, वक्त लगा, तो इन पिरामिड को बनाने के पीछे क्या रीज़न थी। इसमें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ राय दी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल एविडेंस मिला कि जब पिरामिड के अंदर सर्च की गई तो पिरामिड के अंदर एक मम्मी मिली जो कि उस वक्त के बादशाह कुफू की बताई जाती है और उसके पास कुछ खजाने के एविडेंस मिलते हैं कि जो कि उसके पास थे, लेकिन खजाना तो नहीं था क्योंकि कोई चुरा के ले गया होगा। दरअसल उस वक्त मिस्र के लोगों में ये कल्चर पाया जाता था कि वो अपने बादशाह, जिसको फ़राउन या फ़ैरो कह के पुकारते थे, उसको खुदा का खास साथी समझा जाता था और उनका ये ख्याल था कि मरने के बाद एक नई ज़िंदगी जो मिलेगी उसमें हमारा फ़ैरो या फ़राउन अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा। इसलिए उस फ़ैरो के साथ उसकी कीमती चीज़ें और ख़जाना रखा जाता था और उनके ख्याल में ये भी था कि इस पिरामिड से ये पता चलेगा कि इनका बादशाह या फ़ैरो कितना ताकतवर था। पिरामिड के अंदर जाने के लिए नॉर्थ साइड की तरफ से एक एंट्रेंस मिलती है जिसकी विड्थ 3.9 फीट और हाइट 3.4 फीट है। इस रास्ते से ऊपर तकरीबन तीसरे हिस्से में जाएं तो एक कमरा नुमा गैलरी मिलती है जिसको ग्रैंड गैलरी के नाम से जाना जाता है, जो कि 28 फीट बुलंद है। इस गैलरी से थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएं तो किंग चैम्बर मिलेगा जो कि रेड पत्थरों से बना है। इस चैम्बर की लंबाई 34 फीट, चौड़ाई 17 और हाइट 19 फीट है। इस चैम्बर में एक तबूत नुमा बनाया गया है जिसमें कहा जाता है कि फ़ैरो का खजाना महफूज किया गया था। इसके नीचे एक क्वीन चैम्बर है जिसकी लंबाई 19 फीट, विड्थ 17 फीट और हाइट 20 फीट है। पिरामिड की बेस में एक सबटेरेन चैम्बर है। इस कमरे तक रसाई बाहर से एंट्रेंस की तरफ से होती है। ये चैम्बर नामुकम्मल है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल हम हिस्ट्री में जितना पीछे जाएं उतना किसी चीज़ के बारे में एविडेंस इकट्ठे करना और किसी चीज़ के बारे में जानना मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ एविडेंस के बिना पर नज़रिए बनाए जाते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो के बारे में कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।